हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा मैंने पिछली वीडियो क्लिप के अंदर आपको एल्डिहाइड समूह के दो पूर्व लग्न बताए थे। ठीक है, जिसमें बेटा एक तो था फॉर्मिल और दूसरा था आपका ऑक्सो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं वहीं से आगे अपन। उसका देखिए मैंने आपको यूज करना भी बताया था कि फॉर्मिल का यूज कब करते हैं और ऑक्सो समूह का यूज अपन कब करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि एल्डिहाइड समूह पूर्व लग्न के रूप में उपस्थित हो और उसके कार्बन को श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया गया हो, यानी श्रृंखला में ना ले, तो उस कंडीशन में पूर्व लग्न के रूप में फॉर्मिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसके विपरीत सपोज मान के चलिए अगर अपन एल्डिहाइड समूह के कार्बन को श्रृंखला के अंदर ले लेते हैं तो फिर उस कंडीशन में ऑक्सो शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा ना। जैसे कि बेटा देखो, गौर करें आप सभी अच्छी तरीके से। जैसे कि देखिए ये एक फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक, इसका देखिए अगर अपन IUPAC नेम लिखें तो दोनों तरीके से नाम इसका लिखा जा सकता है, फॉर्मिल का यूज करके भी और ऑक्सो का यूज करके भी। पहले तो आप परफेक्ट IUPAC रूल के अनुसार चलिए। परफेक्ट IUPAC का रूल क्या कहता है कि पूर्व लग्न के कार्बन को श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो अपन इस नियम के अनुसार चलें। तो इसमें देखिए आपके दो क्रियात्मक समूह है। ये तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये देखो बेटा आपका एल्डिहाइड समूह। ठीक, अब देखिए अगर आपने 11th क्लास के अंदर प्रीफ्रेंस चार्ट को पढ़ा हो IUPAC के अंदर, जिसमें कि बेटा अपन वरीयता सूची बोलते हैं उसको। उस अपन क्या कहते हैं कि जो क्रियात्मक समूह वरीयता सूची के अंदर ऊपर स्थित होता है उसको तो बेटा अपन सफिक्स मानते हैं, अनुलग्न मानते हैं, और जो उस वरीयता सूची के अंदर नीचे स्थित होता है उसको बेटा अपन पूर्व लग्न मानते हैं। ठीक है, अब इन दोनों समूहों के अंदर देखो, एसिड समूह है आपका जो वरीयता सूची के अंदर सबसे ऊपर स्थित होता है, तो निश्चित है बेटा ये तो अनुलग्न हो जाएगा और ये देखो आपका पूर्व लग्न हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या कहते हैं कि परफेक्ट IUPAC क्या कहती है, पूर्व लग्न के कार्बन को श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर इस नियम को फॉलो करें अपन तो देखो यहां से अपन अंकन स्टार्ट करेंगे 1 और ये 2 इस तरीके से, यानी इस कार्बन को श्रृंखला के अंदर सम्मिलित नहीं करेंगे। अपन क्या कहते हैं कि जब एल्डिहाइड समूह पूर्व लग्न के रूप में उपस्थित हो और इसके कार्बन को श्रृंखला में सम्मिलित ना किया गया हो तो उस कंडीशन में अपन फॉर्मिल शब्द का यूज करते हैं, ध्यान रखिए। तो यह देखिए आपने एल्डिहाइड समूह के कार्बन को चेन के अंदर नहीं लिया है तो निश्चित है यहाँ पर बेटा अपन पूर्व लग्न के रूप में इसे फॉर्मिल के रूप में लिखेंगे। ध्यान रखिए किस कार्बन पे लगा हुआ है, ये सेकंड कार्बन पर, तो अपन लिखेंगे बेटा इसको 2 फॉर्मिल। ठीक, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 2, तो एथेन, और इसका अनुलग्न होता है बेटा आपका ओइक अम्ल, तो एथेन प्लस ओइक अम्ल, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यानी कि एक तो देखो नाम आता है अपना
जबकि अपन इसके कार्बन को श्रृंखला के अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में तो बेटा इसका नाम आएगा 2-फॉर्मिल एथेनोइक अम्ल। दूसरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट प्रेजेंट में क्या है कि अगर एल्डिहाइड समूह आपका पूर्व लग्न के रूप में आता है तो इसके कार्बन को श्रृंखला में ले लिया जाता है, और उस कंडीशन में बेटा अपन फॉर्मिल के स्थान पर ऑक्सो शब्द का यूज कर जाते हैं, ध्यान रखिए। ठीक, इसका मतलब देखें, इसके कार्बन को अपन अंकन दे देंगे, श्रृंखला के अंदर ले लें। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसके लिए जो पूर्व लग्न लिखा जाएगा वो ऑक्सो लिखा जाएगा। तो देखो इसका नाम आ जाएगा 3-ऑक्सो। ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा बेटा आपका प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, यानी बोथ नेम्स आर करेक्ट, देयर इज नो डाउट, दोनों ही नाम आपके सही हैं। अब जो आपको ऑप्शन में दिया जाता है कंपटीशन के अंदर, उस नाम को आप देख लीजिए। हो सकता है कि दोनों ही नाम आपको दे देता है और फिर क्या देता है, ऑल अबव या सेकंड थर्ड, इस तरीके से दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो अपन इसके कार्बन को ना लें श्रृंखला के अंदर एल्डिहाइड समूह के, और दूसरी संभावना बनती है कि अपन इसके कार्बन को श्रृंखला के अंदर ले लें। ठीक है, श्रृंखला के अंदर नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में तो बेटा फॉर्मिल शब्द का यूज होगा, और श्रृंखला के अंदर ले लेते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सो शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखें, इससे आगे देखो, अगर अपन कीटोन के अंदर आईयूपीएसी नेम लिखने की बात करें तो कीटोन्स के अंदर जो आईयूपीएसी नेम लिखे जाते हैं वो एल्केनॉन के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, एल्केनॉन का मतलब होता है एल्केन प्लस ओन। ओन जो सफिक्स होता है वो बेटा आपका कीटोन समूह का होता है, ध्यान रखें। और कीटोन्स के अंदर एक रूल आता है, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, कि जब भी आप कीटोन्स के अंदर आईयूपीएसी नेम्स लिखते हैं तो 4 कार्बन एटम्स तक, यानी यदि कार्बन की संख्या 3 हो या फिर 4 हो, इन दोनों कंडीशन के अंदर अपन कीटोन समूह को अंकन नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी एक ही संभावना बनती है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर कार्बन की संख्या आपको 4 से अधिक दे देता है, मोर देन 4, तो फिर आपको कीटोन समूह को अंकन देना है। इस चीज का आपको बेटा विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने 11th क्लास में आईयूपीएसी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर 11th क्लास में आईयूपीएसी को आपने डिटेल स्टडी किया है अच्छे तरीके से, तो फिर ये चीजें आपने उसमें जरूर पढ़ी होंगी। ध्यान रखिए कि जब भी अपन कीटोन्स के अंदर नेमिंग करते हैं तो 4 कार्बन एटम्स तक कीटोन समूह को अंकन देने की आवश्यकता नहीं है, दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कार्बन की संख्या आपको 4 से अधिक दे देता है तो फिर कंफर्म है कि आपको कीटोन समूह को अंकन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसका मैं रीजन बता देता हूँ। ठीक है, देखो समझना मेरी बात को, तो अभी बेटा आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको देखिए ध्यान होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कीटोन समूह के लिए जरूरी होता है कि जो कार्बोनिल समूह है आपका, ये इसके बेटा दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए। जब तक दोनों साइड में कार्बन नहीं होगा तब तक बेटा आपका ये कीटोन समूह नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिए। दोनों साइड में कार्बन का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, अब मान लीजिए, देखो मैंने इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3। ठीक है, ये देखिए आपका कार्बोनिल समूह हो गया। ठीक, इसके बेटा देखो दोनों साइड में आपका कार्बन हो गया, तो निश्चित ही आपका कीटोन हो गया। ठीक है, इसमें देखिए अपन श्रृंखला लें, सीधी श्रृंखला आएगी। यहां से देखो सेकंड कार्बन पर और यहां से भी देखो सेकंड कार्बन पर, तो कहीं से भी अंकन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इस तरीके से अंकन किया 1 2 3। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 3। तो अपन लिखेंगे इसको प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, सपोज मान के चलिए आपने इस साइड से अंकन किया। ठीक है, तो इसका नाम क्या आया, प्रोपेन 2 ऑन। अब सपोज मान के चलिए अगर अपन इस साइड से अंकन करें तो 1 2 3, तो इस कंडीशन में भी देखो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन 2 ऑन। यानी कि दोनों ही साइड से अंकन करने पर देखिए आपका एक ही नाम आता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक ही संभावना बनेगी। अंकन कब दिया जाता है, जबकि आपकी संभावनाएं एक से अधिक हो, तो फिर क्रियात्मक समूह की स्थिति को कंफर्म करने के लिए अंकन देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर एक ही संभावना होती है तो उस कंडीशन में बेटा अंकन देना अनिवार्य नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो इसको अपन प्रोपेन 2 ऑन लिखें, या इसको बेटा अपन 2 प्रोपेनॉल लिखें, या अपन इसको प्रोपेनॉल लिखें, एक ही बात है, ध्यान रखें। कुछ भी लिख सकते हैं, सभी नाम आपके बेटा सही है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको अंकन दें, क्योंकि आपकी एक ही संभावना है, ध्यान रखिए, दूसरी कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब संभावनाएं आपकी एक से अधिक हो जाती है तो फिर आपको अंकन देना जरूरी हो जाता है ना। जैसे कि देखिए इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल बताऊं आपको। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल को देखना तो ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, है ना। मान लीजिए इस तरीके से रहता है, देखो यो। अब इसमें देखिए श्रृंखला में 4 कार्बन। ठीक, मान लीजिए अगर कीटोन समूह को इस वाले कार्बन पे जोड़ा जाए इस तरीके से, तो निश्चित देखो यहां से अंकन आएगा 1 2 3 4। जब बेटा इसका नाम लिखेंगे अपन तो 4 कार्बन है, तो बोलो ब्यूटेन। ठीक, कीटोन समूह दूसरे कार्बन पर तो 2 ऑन। ठीक, अब सपोज मान के चलिए कि इस समूह को इस कार्बन पे ना लगा करके इसको बेटा अगर अपन इस कार्बन पे जोड़ दें, सपोज मान के चलिए, तो फिर देखिए आपका अंकन इस साइड से आ जाएगा, यानी यहां से अंकन आएगा इस तरीके से। देखो तो अपन क्या कहते हैं कि जिस साइड में क्रियात्मक समूह आपका समीप स्थित होता है, अंकन उस साइड से किया जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर अपन इस वाले कार्बन पे लगा देते हैं तो यहां से अंकन स्टार्ट हो जाएगा, और इस कंडीशन में भी देखो नाम क्या आएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। इसका मतलब है कि दोनों साइड से आपकी देखिए एक ही संभावना बनती है। अगर आप कीटोन समूह को इस कार्बन पे लगाते हैं तब भी ब्यूटेन 2 ऑन, इस पे लगाते हैं ब्यूटेन 2 ऑन, यानी दोनों पर देखिए आपकी एक ही संभावना है, ध्यान रखिए। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक ही संभावना बनती है तो उस कंडीशन में अंकन देने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिए। इस वाले कार्बन पे अपन लगा नहीं सकते, अन्यथा ये एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। इसी तरीके से इस कार्बन पे नहीं लगा सकते, बीच वाले दोनों कार्बनों में से अपन किसी पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर आपका कीटोन समूह हो जाएगा। ठीक है, इस पे लगाएंगे तब भी ब्यूटेन 2 ऑन,
इस पर लगाएंगे तब भी ब्यूटेन टू ऑन। इट मीन्स एक ही संभावना बनी आपके कि ब्यूटेन टू ऑन। तो इसको बेटा अपन नाम देंगे ब्यूटेन टू ऑन या टू ब्यूटेनॉन, या फिर आप चाहें तो इसको ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिए अंकन की आवश्यकता कहां पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। अब इसको समझ लेना तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से कि कब अंकन की आवश्यकता हो जाती है अपन को, है ना। मान लीजिए देखिए, अगर अपन 4 से ज्यादा कार्बन ले लेते हैं, मैंने आपको भी बताया था कि जैसे ही कार्बन की संख्या 4 से अधिक होती है तो तुरंत बेटा कीटोन समूह को अंकन दिया जाता है। जैसे कि ये देखो, अब इसमें देखिए बेटा मैंने 5 कार्बन को ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए आपकी 2 संभावनाएं बन जाती है। अब यहां पर आपको कीटोन समूह को अंकन देना जरूरी है, अन्यथा बेटा आपका नाम गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए सपोज मान के चलिए, अगर मैं यहां पर कीटोन समूह को जोड़ दूं इस तरीके से, निश्चित है बेटा आप अंकन यहां से देंगे, यो, ठीक। श्रृंखला में देखो कितने कार्बन है आपके, 5। पेंटेन किस कार्बन पर है कीटोन समूह, दूसरे पर, टू ऑन, तो नाम क्या आएगा, पेंटेन टू ऑन, ठीक है। अगर देखें इस समूह को इस कार्बन से हटा करके और मान लीजिए इस कार्बन पे लगा दिया जाए, यो, तो अब इसमें देखिए इसकी स्थिति को अगर अपन देखें तो यहां से देखो आप 3rd कार्बन पर 1 2 3, और यहां से देखें 1 2 3, दोनों ओर से ये समान दूरी पर स्थित है। अपन क्या कहते हैं कि जब दोनों ओर से समान दूरी पर स्थित हो तो अंकन किसी भी साइड से किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपने अंकन यहां से कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक। अब देखिए कीटोन समूह है तीसरे कार्बन पर, तो 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, या जिसको बेटा अपन लिख सकते हैं 3 पेंटेन ऑन, ठीक। अगर देखें इस समूह को, अगर अपन देखिए इस कार्बन की बजाय मान लीजिए इस कार्बन पे जोड़ दें, सपोज मान के चलिए, तो अब देखिए आपका जो अंकन आएगा वो यहां से आएगा, ध्यान रखो, ठीक। इस कंडीशन में देखो फिर नाम क्या आएगा इसका, पेंटेन टू ऑन, और ये नाम देखो पहले अपन लिख चुके हैं, यानी जब अपन ने कीटोन समूह को इस कार्बन के साथ में जोड़ा था तो फर्स्ट कंडीशन में अपना नाम क्या आया था, पेंटेन टू ऑन, और यहां जुड़ा हुआ है तब भी नाम क्या आ रहा है आपका, पेंटेन टू ऑन। लेकिन जब यहां पर जुड़ा होता है तब इसका नाम क्या आता है, पेंटेन 3 ऑन। इसका मतलब है कि 5 कार्बन होने पर आपकी बेटा 2 संभावनाएं बन जाती हैं, एक तो बनती है पेंटेन 2 ऑन, एक बनती है पेंटेन 3 ऑन। अब यहां पर आपको अंकन देना जरूरी हो जाता है, ध्यान रखिए। अंकन देना क्यों जरूरी हो जाता है कि सपोज मान के चलिए अगर आपको उसने पोजीशन नहीं दी, ठीक है, मान लीजिए उसने कह दिया पेंटेनॉन, अपन जानते हैं कि पेंटेनॉन के अंदर 2 संभावनाएं बन जाती हैं, कीटोन समूह है अपना, वो 2nd कार्बन पे भी लग सकता है और 3rd कार्बन पे भी लग सकता है। अब चूंकि उसने उसकी स्थिति को नहीं दिया तो फिर अपन उसकी स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते, ध्यान रखें, क्योंकि पोजीशन कंफर्म नहीं है, केवल अपन को क्या बोला उसने, पेंटेनॉन। लेकिन अगर आपको 2 पेंटेनॉन दिया जाता है तो फिर अपन को तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि जो कीटोन समूह है वो आपका 2nd कार्बन पे लगा हुआ है, या आपको 3 पेंटेनॉन देता है तो तुरंत अपन को पता चल जाएगा कि कीटोन समूह है आपका वो 3rd कार्बन पर है, ध्यान रखिए।
तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको कीटोन समूह के अंदर कार्बन की संख्या 4 से अधिक दी जाती है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि बेटा आप कीटोन समूह को अंकन अवश्य देंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी संभावनाएं बन जाएंगी, ध्यान रखिए। और जब संभावनाएं 1 से अधिक होती हैं तो उस कंडीशन में अंकन देना अनिवार्य होता है, ध्यान रखिए। और जब आपकी संभावना 1 ही होती है तो आप अंकन दें या नहीं दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन जानते हैं कि 5 कार्बन पर आपकी 2 संभावनाएं बन जाती हैं, एक तो 2 पेंटेनॉन और दूसरी 3 पेंटेनॉन। अब इन दोनों में से कंफर्म करने के लिए तुरंत वहां पर आपको पोजीशन देनी पड़ेगी, 2 पेंटेनॉन या 3 पेंटेनॉन, जहां भी आपका कीटोन समूह लगा हुआ है उसकी स्थिति को नाम के अंदर आपको व्यक्त करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, अन्यथा अपन उसकी स्ट्रक्चर को नहीं लिख सकते, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 3 कार्बन हो या 4 कार्बन हो तो कीटोन समूह का अपन अंकन दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या 4 से अधिक हो जाती है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि अपन को अंकन देना है, ठीक है। यानी श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या 4 से अधिक होनी चाहिए तो फिर आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर पोजीशन को कंफर्म करने के लिए आपको अंकन देना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, सपोज मान के चलिए अगर आपको देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दी जाए, वैसे तो देखो 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान देना बेटा आप, है ना। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दी जाए, ये इस संरचना के आप सामान्य यानी रूढ़, व्युत्पन्न और आईपीएसी तीनों नाम लिखें। तो अब मेरी बात को बेटा अच्छी तरीके से सुनिए। इस सूत्र को बेटा अपन विवेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इस सूत्र को विवेल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। अगर देखिए अपन इसका व्युत्पन्न नाम लिखें, डिराइव नेम जिसको बोलते हैं अपन, तो इसकी तुलना बेटा अपन एसिटल्डिहाइड से कर दें। आप जानते हैं देखो एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है बेटा ये CH3CHO, ये CH3 और CHO। अब देखिए इस संरचना को अपन इस संरचना से कंपेयर करते हैं, ध्यान रखिए। तो इस संरचना के अंदर देखो अपन ने इसमें क्या चेंज किया, इन तीनों हाइड्रोजनों को हटा दिया और इन तीनों हाइड्रोजनों को हटा करके इसके स्थान पर बेटा मैथिल समूह को जोड़ दिया। यानी इन हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं इस हाइड्रोजन के स्थान पर देखो अपन ने मैथिल समूह को जोड़ दिया ऐसे। यानी एसिटल्डिहाइड की जो संरचना है उसमें जो मिथाइल समूह है आपका CH3, उसके बेटा अपन ने तीनों हाइड्रोजन को हटा करके उनके स्थान पर मैथिल समूह को जोड़ दिया। कितने मैथिल समूह को जोड़ा? 2, 3, है ना। 3 मैथिल समूह को जोड़ा। 3 के लिए बेटा अपन क्या लिखते हैं? ट्राई, ठीक। क्या जोड़ा आपने? CH3। CH3 को बेटा अपन क्या बोलते हैं? मैथिल। तो ट्राई मैथिल किसके ऊपर जोड़ा? एसिटल्डिहाइड के ऊपर। इट मींस पूरा नाम क्या आएगा? ट्राई मैथिल एसिटल्डिहाइड। ये बेटा इसका डिराइव नेम होगा, व्युत्पन्न नाम, जो कि व्युत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिए, जिनसे कि वो प्राप्ति की जाती है, व्युत्पत्ति होती है उनकी, ध्यान रखिए। तो इसकी व्युत्पत्ति अपन ने किससे की? एसिटल्डिहाइड से। तो इसको एसिटल्डिहाइड का व्युत्पन्न माना जाएगा, ध्यान रखिए। और कैसे प्राप्त किया इसको अपन ने? तो जो एसिटल्डिहाइड है उसके अंदर जो मैथिल समूह है आपका, उस मैथिल समूह के तीनों हाइड्रोजनों को हटा करके उसके स्थान पर बेटा मैथिल समूह को जोड़ दिया। अब चूंकि 3 मैथिल समूह को जोड़ा तो ट्राई मैथिल।
किस पे जोड़ा? एसिटल्डिहाइड। तो ट्राई मेथिल एसिड एल्डिहाइड, ये बेटा इसका व्युत्पन्न नाम हो जाएगा, ठीक है, डिराइव नेम बोला जाएगा। तो देखो दूसरा नाम क्या बन जाएगा इसका? ट्राई मेथिल एसिड एल्डिहाइड, ठीक। और अगर देखिए बेटा इसका अपन IUPAC नेम लिखें तो फिर देखो ये तो आएगी श्रृंखला। निश्चित है बेटा अपन देखो यहां से अंकन करेंगे तो ये देखो 2 साइड चेन आ जाएंगी आपकी, ठीक है। ये भी आपका मैथिल है और ये भी देखो मैथिल है। दोनों ही मैथिल देखिए बेटा आपके सेकंड कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? 2 यानी 2 जो आपने लिखा है वो मैथिल समूह की स्थिति को दर्शा रहा है कि वो किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिए, है ना। तो 2 और 2 कितने मैथिल हैं? 2, तो डाई मैथिल, ठीक। चेन में देखो कितने कार्बन है? 3। प्रोपेन, ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? एल। तो प्रोपेन प्लस एल, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। तो अगर अपन पूरा IUPAC नाम बोले इसका तो फिर क्या आ जाएगा? 2 डाईमेथिल प्रोपेनल, ये बेटा इसका IUPAC नाम आ जाएगा, ठीक है। 2 डाईमेथिल प्रोपेनल, क्योंकि दोनों मैथिल समूह हैं आपके वो बेटा आपके सेकंड कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इस संरचना के देखिए आपके 3 नाम हो गए। पहला नाम मैंने आपको बताया पिवेल्डिहाइड, यानी इस संरचना को या इस यौगिक को अपन पिवेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका देखिए मैंने आपको व्युत्पन्न नाम बताया ट्राईमेथिल एसिड एल्डिहाइड, ध्यान रखिए, ठीक। और तीसरा मैंने आपको इसका IUPAC नाम बताया। IUPAC नेम में क्या बताया? 2 डाईमेथिल प्रोपेनल, ठीक है। अब देखिए सपोज मान के चलिए अगर एल्डिहाइड समूह को बेंजीन वलय के साथ में जोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से आपको एक संरचना दे दे, ठीक है। मेरी बात को बेटा ध्यान से सुने। तो जनरली थोड़े से 11th क्लास में बच्चों की IUPAC क्लियर नहीं होती है, जब वो 12th में एकदम फेस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि 12th क्लास में प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी। जितने IUPAC और समावयवता आइसोमरिज्म जिसको अपन बोलते हैं, जितनी आपकी स्ट्रांग हो गई उतना ही ऑर्गेनिक पोर्शन आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये मान के चलिए आप अच्छी तरीके से जब आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स को, जब आप पढ़ेंगे रिएक्शंस को, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्लियरिफाई हो जाएगा कि मैं कहां तक सही कह रहा हूं, कहां तक गलत कह रहा हूं। ध्यान रखिए IUPAC और आइसोमरिज्म ये दोनों टॉपिक्स जिस बच्चे के बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास की केमिस्ट्री उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आती है, एकदम परफेक्ट तरीके से आती है। ध्यान रखिए ऑर्गेनिक पोर्शन तो एकदम कमांडफुल हो जाता है बशर्ते के बच्चे को ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं। ये ध्यान रखिए जितना डिटेल आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो उतना ही आपको स्ट्रांग हो जाएगी। और ये मान के चलिए जो भी मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं IITians बोलते हैं इनको, उनसे आप कभी भी पूछना इस चीज को। तो IIT के अंदर जो मेंस आपका है, आपका एडवांस होता है, इसके अंदर जो सिलेक्शन होता है वो बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधार पर ही होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपको IIT के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ध्यान रखिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनका ऑर्गेनिक पोर्शन थोड़ा वीक होता है और वो अवॉइड करते हैं केवल इसीलिए क्योंकि 11th क्लास के अंदर जो नोमेनक्लेचर होता है और आइसोमरिज्म होता है ये थोड़ा सा जब क्लियर नहीं होते हैं बच्चे को तो उसको दिक्कत आती है। ध्यान रखिए, जैसे कहते हैं ना बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स से दूर भागता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस आती हैं। ध्यान रखिए सेम वही कंडीशन आपकी
इंजीनियरिंग लाइन के अंदर आती है। तो जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है उसके फिजिकल और इनऑर्गेनिक ये दोनों पोर्शन तो अच्छे होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक पोर्शन पर आते ही वो थोड़ा सा घबराता है, उसको अवॉइड कर जाता है, और यही उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक होता है। ध्यान रखो आप, सिलेक्शन नहीं होने का आधार होता है, ध्यान रखें। इसलिए आपको इसको अवॉइड नहीं करना है, ध्यान रखें, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने देखो आपको साथ साथ जो 11th की चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको इसीलिए क्लियर कराई कि जिस बच्चे को 11th थोड़ा क्लियर नहीं हुआ हो तो अब मेरी वीडियो को देखने के बाद अब उसको अच्छी तरह क्लियर हो सकता है। ठीक, अब जैसे देखिए अपन इस संरचना का यूपीएससी नेम देखें, सपोज मान के चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड समूह के 2 अनुलग्न यूज किए जाते हैं, एक तो एल और दूसरा कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी कब यूज करते हैं, या तो कार्ब एल्डिहाइड का यूज कब होता है जबकि एल्डिहाइड समूह की संख्या 2 से अधिक हो, मोर देन 2, तो उस कंडीशन अपन कार्ब एल्डिहाइड शब्द का यूज कर जाते हैं। या फिर आपका जो एल्डिहाइड समूह है वो बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा हो, तब भी बेटा अपन कार्ब एल्डिहाइड शब्द का यूज करेंगे। इसका मतलब अगर अपन इसका आईयूपीएसी नाम लिखें तो देखो, अगर मैं इस समूह को हटा दूं तो ये संरचना बेटा आपकी बेंजीन कहलाएगी। ठीक, प्लस इसके साथ क्या जोड़ दिया मैंने, एल्डिहाइड समूह। अपन जानते हैं एल्डिहाइड समूह को किस रूप में लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। अब दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो तुरंत बेटा इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन प्लस कार्ब एल्डिहाइड, दोनों को जोड़ देना अपन, तो जोड़ देंगे तो बेटा नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ये इसका बेटा आईयूपीएसी नाम आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका नाम एल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो एल्डिहाइड समूह का अनुलग्न क्या होता है, एल, तो बेंजीन प्लस एल, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन एल। ठीक है, दोनों में से किसी भी नाम को लिखें, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट माना जाता है आपको बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, इस नाम को लिखें, ज्यादा बेटर है। हालांकि दोनों ही नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें, आपकी जानकारी में अवश्य होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप जो आईआईटी देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बेटा, या तो बच्चे आप किसी के पास मैथमेटिक्स होगा या किसी के पास पाया होगा, वो इस वीडियो को देखेगा, कन्फर्म है, या तो मेडिकल लाइन से जुड़ा होगा या फिर वो इंजीनियरिंग लाइन से जुड़ा होगा। तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, और वो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर के मोस्ट करेक्ट को देखा जाता है, यानी लगभग थोड़ा सा उनके अंदर सिमिलरिटीज होती है, ध्यान रखिए। अब मोस्ट एक्यूरेसी किसके अंदर है, उस चीज को उसमें सिलेक्ट किया जाता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग बच्चे की ज्यादा जाती है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देते हैं, फर्स्ट टाइम जो आईआईटी देते हैं, आईआईटी मेंस का पेपर देते हैं या नीट का एग्जाम देते हैं बायो के स्टूडेंट्स, वो काफी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन मार्किंग जो होती है वो उनकी बहुत ही कम आ जाती है, क्योंकि वो डाउट्स के अंदर रहते हैं। ध्यान रखिए, मोस्ट एक्यूरेसी को सिलेक्ट नहीं कर पाते। ये कंपटीशन का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिए। किसी भी कंपटीशन को ले लें आप, मेडिकल को या इंजीनियरिंग को, उसमें नंबर ऑफ एक्यूरेसी को देखा जाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्टिंग को नहीं देखा जाता है। कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन पेपर के अंदर, मान लीजिए उसने 300 क्वेश्चन दिए, सपोज मान के चलिए, अब ये नहीं देखा जाएगा आपने 300 में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 300 में से 300 कर दिया आपने, या 300 में से 290 कर दिया आपने, या 250 कर दिए, इस चीज का महत्व नहीं है। महत्व किस चीज का है, नंबर ऑफ एक्यूरेसी। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो 100% आपके श्योर हैं या नहीं, एक्यूरेट हैं या नहीं, इस चीज का महत्व ध्यान रखिए। कॉम्पिटिशन्स के अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्टिंग का कोई रोल नहीं है, नंबर ऑफ एक्यूरेसी का होता है। ध्यान रखिए कि आपने जितने भी क्वेश्चंस किए अटेम्प्ट, भले ही आपने 300 में से मान लो 220 किए हैं, लेकिन 220 भी अगर आपके 100% करेक्ट है तो उसको मैं ज्यादा बेटर मानता हूं,
वो यही होता है। अक्सर देखिए आप कि जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, उनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा चली जाती है। वो एकदम भावावेश के अंदर वो फटाफट उसको अटेम्प्ट करते चले जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि मैं थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो जाएगी तो मेरे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इस चीज़ को नहीं देखते। वो आपने देखा होगा जब बच्चा बाहर जाता है, कोटा वगैरह जाता है, तो जो रिपीटर्स होते हैं उनकी बैच को वो अलग कर देते हैं कोचिंग में से। क्यों अलग करते हैं? कि उनको पता रहता है कि इन बच्चों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग मेरी चली जाएगी, तो उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है, फ्रेशर को अलग रखा जाता है। फिर वो अपना जो पूरी मेहनत करते हैं वो रिपीटर्स पे ज़्यादा करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फ्रेशर। ध्यान रखें, तो उनको पता रहता है कि ये नेगेटिव कम करेंगे, ठीक है ना, और ये नेगेटिव ज़्यादा करेंगे। ध्यान रखें, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जो भी प्रोबेबिलिटी बनती हैं, आपकी संभावनाएं बनती हैं, वो संभावनाएं बेटा आपको अवश्य आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने देखो इस संरचना के आपको दो नाम बताए, एक तो बताया बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, दूसरा मैंने आपको बताया बेंजीनेल, ठीक है। दोनों में से किसी भी नाम को अपन लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए। तो जो संभावनाएं बनती हैं, आपकी पॉसिबिलिटी बनती हैं, वो सारी संभावनाएं अपनी जानकारी में होना जरूरी होता है। तो उस कंडीशन में फिर अपनी नेगेटिव नहीं जाती है, ध्यान रखिए, ठीक है। इससे अगला टॉपिक है बेटा आपका आइसोमरिज्म, समावयवता। उसको बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, ठीक है, ओके।